नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम लोग अपनी बातचीत पर लौटें वापस, अपनी उस श्रृंखला, उस कड़ी को आगे बढ़ाएं। इसके पहले आपसे एक सवाल और उस सवाल का जवाब तलाशती एक छोटी सी कहानी। सवाल ये है आपसे, मैं हमेशा कहता हूँ आप सकारात्मक रहिए, अपना दृष्टिकोण, अपना एटीट्यूड हमेशा सकारात्मक रखिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। तो इसी सकारात्मक दृष्टिकोण, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या आपके जीवन में योगदान होता है? क्या आपकी सफलता से इसका कोई लेना देना है? तो इसी का महत्व हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी दक्षिण अफ्रीका या कहें अफ्रीका महाद्वीप के एक छोटे से गांव की है। और वहाँ पर एक हाफिज नाम का किसान रहता था और वो बहुत खुश था, अपने परिवार के साथ रहता था, खेती बाड़ी करता था। और उसी बीच में कहते हैं एक बार एक समझदार व्यक्ति या यूँ कहें कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके घर में आता है और उसने हाफिज़ को डायमंड्स के बारे में बताया कि हीरे कितने कीमती होते हैं और हीरों का कितना बड़ा महत्व होता है। उसने बताया कि अगर हीरा एक छोटे से आकार का ही आपको मिल जाए तो आप पूरा शहर खरीद सकते हैं अपना। और अगर आपके फार्म जितना अर्थात आपका जितना बड़ा खेत है, अगर उस खेत की साइज़ का मिल जाए तो आप पूरा कंट्री खरीद सकते हैं। और फिर शाम हो गई, फिर वो अपना घर चला गया। हाफिज़ कहते हैं उस रात सो नहीं पाया, पूरा दिन सोचता रहा उसके जाने के बाद भी और पूरी रात सोचता रहा हीरो के बारे में और सो नहीं सका। और फिर उसने फाइनली ये तय किया कि वो हीरो की तलाश करेगा और वो अपना घर और अपने फार्म बेचने का फ़ैसला करता है और फिर अपने बीवी बच्चों के साथ वो निकल जाता है उस गाँव से। हीरो की तलाश करता हुआ पूरा शहर, पूरा विभिन्न देशों को जाता है, तलाशता रहता है, लेकिन कहीं उसे हीरे मिलते नहीं हैं। एक लंबा वक्त बीतने पर एक टाइम ऐसा आता है जब उसके भी बच्चे भी उसका साथ छोड़ जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। और फिर वो भी भूखा प्यासा वृद्ध हो चुका होता है। एक दिन ऐसे भूखा प्यासा मर जाता है हाफिज़। तो हाफिज़ की कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। फिर एक दिन वो जो वाइज मैन था वो फिर उसी घर में वापस आता है और उसने देखा घर बढ़िया अच्छा सा बना हुआ है, तो उसको लगा शायद हाफिज़ वापस आ गया होगा। जब उसने अंदर जाके देखा तो वहाँ पर दूसरा नया ऑनर था, उस घर का मालिक, जो उसने उसके हाफिज़ के फार्म और उसका घर ख़रीदा था, वो मालिक बैठा हुआ था। जब वो ड्राइंग रूम में बैठा था, वो वाइज मैन जो पहले हाफिज़ के टाइम पर आया था, उसने देखा कि वहाँ पर एक चमकता हुआ पत्थर रखा है। और जब उसने उस पत्थर के बारे में पूछा तो उसने कहा कि हाँ, ये पत्थर है, मैं खेत पर गया था और उसको उठा करके लाया हूँ। ऐसे मेरे खेत पर बहुत सारे हैं। उसी फार्म हाउस पर जो हाफिज़ का फार्म था वहाँ पर, तो उसने कहा चल के आप मुझे दिखाइए। वो समझदार व्यक्ति जो था उसके साथ गया और उसने जब वहाँ जा कर के देखा, वो तो पहले ही समझ गया था ड्राइंग रूम में ही कि ये डायमंड है। और जब उसने उस खेत में जा कर के देखा तो ऐसे चमकते हुए छोटे से पत्थर और बहुत सारे उसको मिले। और फिर उसने उस व्यक्ति को कहा कि आप जा कर के किसी ज्वेलरी की दुकान पर इसका रेट तक पूछें, इसकी कीमत पूछ कर आएँ। जब वो वहाँ पर गया ज्वेलरी की दुकान पर तो उसने पूछा कि उसने कहा बड़े आश्चर्य से, ये तो हीरा है और मैं अगर अपने पूरे शॉप की कीमत दे दूँ तब भी मैं इसका भुगतान नहीं कर पाऊँगा, इसकी कीमत पेड नहीं कर पाऊँगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास अच्छा पॉजिटिव नज़रिया है, दृष्टिकोण आपका अच्छा है, चीज़ों को पहचानने के, अपॉर्चुनिटी को पहचानने की आपकी क्षमता है, तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हीरे, डायमंड, अपॉर्चुनिटी सब आपके पास है। बस उसके लिए ज़रूरत होती है एक अच्छे मस्तिष्क की, एक पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण की। तो आप पॉजिटिव रहिए, ऑनेस्ट रहिए अपने काम के प्रति, अपने गोल के प्रति फोकस्ड रहिए, पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। और ये क्रम हम आगे ले चलते हैं अगली सीरीज़ में। आज फिर हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम लेकर के आए हैं। और कल हमने जो वीडियो में देखा था वो हमने ये देखा था कि 1601 में जो ब्रिटिश कंपनी का जो पहला दल है और वो लंदन से, इंग्लैंड से वो चलता है इंडोनेशिया की यात्रा पर। और इंडोनेशिया की यात्रा के क्रम में वो 1602 में हमने कहा था एक बांटम का युद्ध होता है और बांटम के युद्ध में उन्होंने पराजित किया था उसे। अब आज हम इसके आगे ले चलते हैं। 1603 में क्या होता है
1603 में जो वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, उनका देहांत हो जाता है। और फिर 1604 में एक नए राजा इंग्लैंड के बनते हैं, उनका नाम है जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम जब राजा बनते हैं 1604 में एक नए राजा बने जेम्स प्रथम इंग्लैंड के। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने फिर उनसे ये विनती की, ये अनुमति मांगी कि आप जो है, मैं भारत के साथ मैं व्यापार करना चाहता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तो जाइए आप। उन्होंने कहा नहीं, मेरी सुनेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर इसमें एक महान शासक है, अकबर जैसा शासक था हिंदुस्तान में। तो उनका फिर क्या करें, उन्होंने कहा कि आप पत्र तैयार कर दीजिए, अपने नाम से करवा दीजिए, और जब हम उस पत्र को लेकर के जाएंगे तो फिर ये होगा, हाँ देखो इंग्लैंड के महाराज ने भेजा है, तो हमारा थोड़ा ज़्यादा वैल्यू होगा और शायद हमको अनुमति व्यापार करने की मिल जाए। तो कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति पर, प्रार्थना पर अकबर के नाम जेम्स प्रथम ने एक पत्र तैयार करवाया है, और उस पत्र के साथ अपना एक दूत भेज रहे हैं कैप्टन हॉकिंस को बना करके। तो 1604 में कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड से चलता है, और हॉकिंस हम देखेंगे 1608 में भारत पहुंचेगा, और उसके साथ में विलियम फिंच नामक एक पादरी भी है, इसको आप याद रखेंगे। हॉकिंस को इसलिए दूत बना के भेजा जाता है क्योंकि हॉकिंस पूर्वी देशों के बारे में अच्छी जानकारी उसको थी, और तुर्की और फारसी भाषाओं का वो बहुत अच्छा जानकार था, अर्थात तुर्की और फारसी भाषा उसको अच्छी आती थी। फिर हेक्टर नामक जहाज़ से, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कि हॉकिंस किस जहाज़ से भारत आया था, तो हेक्टर नामक जहाज़ से हॉकिंस इंग्लैंड से चलता है और 1608 में भारत पहुंचता है, और भारत में सूरत बंदरगाह पर वो पहुंचता है। तो 1608 में जब सूरत बंदरगाह पहुंचा, चूँकि आपको ध्यान रखना है कि मुग़लों की राजधानी आगरा है, इसलिए सूरत से फिर वो आगरा जाता है, और आगरा में अब जब वो आया है, अब जहांगीर का शासन हो चुका है, क्योंकि 1605 में अकबर की डेथ हो चुकी है, अकबर मर चुका है। अब जब वो मुग़ल दरबार में पहुंचा तो वहाँ पर जहांगीर है, और जहांगीर तुर्की और फारसी बहुत अच्छी, दोनों भाषाओं का बहुत अच्छा जानकार था। तो कहते हैं कि हॉकिंस ने मुग़लों की राजकीय भाषा, उनकी जो राजकीय भाषा थी फारसी, उसमें बातचीत की। और जब कोई व्यक्ति बाहर से आए, दूर से आए, और आपकी राजकीय भाषा में बात करे तो आपको थोड़ा अपनापन फील होता है। और कहते हैं जहांगीर इस बात से प्रभावित हुआ, उसने कहा देखो ये गोरा आदमी इतनी दूर से आया हुआ है, विदेश से आया हुआ गोरा आदमी, और फारसी में बातचीत कर रहा है। तो कहते हैं जहांगीर उससे बहुत प्रभावित हुआ, और जहांगीर ने प्रभावित होकर के उसे 400 का मनसब प्रदान किया, और 400 का मनसबदार बना दिया, और फिरंगी खान की उपाधि उसको प्रदान की है। फिरंगी खान या इंग्लिश खान की उसे उपाधि प्राप्त की, और तो और उसकी शादी भी करवा दी। एक आर्मेनियाई महिला थी, उसने उस आर्मेनियाई महिला के साथ उसका विवाह करा दिया। और फिर 1611 में कैप्टन हॉकिंस वापस लौट जाता है, और उसने जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने की कोशिश की थी, और जहांगीर ने कहते हैं उसको व्यापार की अनुमति दे भी दी थी, किंतु चूँकि पुर्तगालियों का प्रभाव है भारत में, और मुग़ल दरबार में भी पुर्तगालियों का प्रभाव है, क्योंकि पुर्तगाली अभी एक बड़ी शक्ति है और मुग़ल उससे बहुत प्रभावित हैं। तो अब जब पुर्तगालियों का दबाव पड़ा तो जहांगीर ने उस अनुमति को रद्द कर दिया, और फिर वापस चला जाता है। बाद में 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली अस्थायी कोठी स्थापित की भी। तो प्रथम अस्थायी कारखाना अंग्रेजों ने कहाँ बनाया? मसूलीपट्टनम में बनाया अपना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? अगर ये कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा आपको मसूलीपट्टनम आंसर टिक करना होगा। और अगर प्रथम स्थायी पूछेगा तो वो सूरत होगा, लेकिन स्थायी अस्थायी अगर कुछ न लिखा रहे और सिर्फ पूछे कि प्रथम अंग्रेजों का प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ, तो वो मसूलीपट्टनम होगा। अब बाद में जब अंग्रेजों को पता चला, उन्होंने पता किया कि जहांगीर ने अनुमति क्यों रद्द की थी, तो उनको पता चला कि पुर्तगालियों के दबाव में जहांगीर ने वो अनुमति वापस ले ली है। तो फिर अंग्रेजों ने तय किया चलो इस बार पुर्तगालियों से निपट लेते हैं पहले। और पुर्तगालियों को फिर कहते थॉमस, जो उस समय ब्रिटिश कमांडर था मिडल्टन, और जो सेनापति थे उस समय थॉमस वेस्ट,
उन्होंने कहते हैं एक सैन्य टुकड़ी के माध्यम से स्वाली के युद्ध में 1611 में फिर पुर्तगालियों को पराजित किया। कहा पहले पुर्तगालियों को निपटाते हैं, और फिर 1611 में जब उनको पराजित कर दिया, फिर कहते हैं मुग़ल दरबार में अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। अब जहाँ मुग़ल सोचने लगे इसका मतलब है कि ये अंग्रेज़ एक बड़ी शक्ति हैं जो पुर्तगालियों को हरा सकते हैं, इतनी बड़ी शक्ति को हरा दिया। तो फिर मुग़ल दरबार में अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई, और फिर 1613 में जहांगीर ने एक शाही फरमान जारी किया और एक फरमान निकाल करके अंग्रेज़ों को अनुमति दे दी। क्या अनुमति दी? कि आप सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। और सूरत में जो फैक्ट्री अंग्रेज़ों की पहले स्थापित हुई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और शायद एक बहुत कम किताबों में लिखा मिलता है उसका प्रबंधक कौन था या उस किसके नियंत्रण में स्थापित की गई थी? तो थॉमस एल्डवर्थ के नियंत्रण में स्थापित की गई थी। तो अंग्रेज़ों की जो पहली फैक्ट्री स्थायी कारखाना बन रहा है, प्रथम स्थायी फैक्ट्री अंग्रेज़ों की जो बन रही है वो कहाँ बन रही? सूरत में बन रही है। कम से कम 20 बार विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है ये कि अंग्रेज़ों की पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो सूरत में। कब? 1613 में। किसके काल में? जहांगीर के काल में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। फिर 1615 में आगे चल करके क्या घटनाक्रम होता है? जेम्स प्रथम अब फिर एक दूत भेज रहे हैं अपना, फिर चाहते हैं कि और भी अनुमति मिले, चूँकि इनको सूरत में भी मिली हुई है, बाकी अन्य जगहों पर अगर ये व्यापारिक कोठी अपनी स्थापित करना चाहें तो इनको फिर अनुमति की ज़रूरत है, जो कि अभी सशक्त मुग़ल सत्ता पर केंद्रित है। वो उत्तरवर्ती काल में हम देखेंगे छोटे छोटे मुग़ल आएंगे, हालांकि उनका भी एक प्रकार से नियंत्रण रहता था और अंग्रेज़ों ने उनसे भी अनुमति ली है। तो 1615 में जेम्स प्रथम ने फिर एक दूत भेजा है। इस बार कौन आ रहा है? टॉमस रो आ रहा है दूत बन के जहांगीर के दरबार में। और टॉमस रो के साथ इसका गुरु और एक पादरी एडवर्ड टेरी भी आ रहे हैं। पूछ सकता है कभी कि एडवर्ड टेरी किसके साथ आया था? तो टॉमस रो के साथ आया था। हमने बताया था हॉकिंस के साथ भी उसका एक पादरी आता है, और हॉकिंस के साथ जो पादरी आया था उसका नाम क्या है? उसका नाम चलिए जान दीजिए, आप उसमें देख लीजिएगा। तो उसके साथ भी एक पादरी आता है। तो एडवर्ड टेरी इसका गुरु है और पादरी है। अब टॉमस रो जब आने से पहले उसने मालूम किया था कि जहांगीर चित्रकला का बहुत शौकीन व्यक्ति है, अर्थात चित्रकला का उसको बहुत अच्छा ज्ञान है। और उसको ये भी मालूम हुआ था कि जहांगीर के दरबार में एक जुंटा गुट बहुत सक्रिय है। तो जहांगीर एक प्रकार से वो जुंटा गुट के इशारे पे काम करता है। तो उसने क्या किया? बहुत सारे उपहार लेकर टॉमस रो आ रहा है अपने साथ, और उसने वो उन उपहारों को दे करके कहते हैं जुंटा गुट को अपने पक्ष में किया। पहले क्या किया? 6 चित्र लेकर आया है वो दरबार के, किसके? राजा जेम्स प्रथम के दरबार के 6 चित्र लेकर के आया है, और एक लाल बग्घी लेकर के आया है। कहते हैं इसलिए मुग़ल अर्थात खास करके जो जहांगीर है वो लाल बग्घी से अर्थात एक शाही बग्घी से चला करता था। और एक लेंस एक चश्मा लेकर के आया है जो जहांगीर को दिया है, और ढेर सारे कई उपहार लेकर के आता है वो, जो नूरजहाँ को देता है, और नूरजहाँ को अपने प्रभाव में कर लेते हैं अंग्रेज। तो अब जहांगीर के दरबार में कहते इतने बड़े बड़े चित्रकार थे, ये चित्र जो जेम्स प्रथम लेकर के आ रहा है इसने जहांगीर को दिया, और जहांगीर ने कहते हैं अपने दरबारियों से वो 6 चित्र बनवाए, और फिर कहते हैं उन्होंने जो अपना चित्र था मुग़लों ने टॉमस रो को दे दिया, और जो टॉमस रो वाले जो 6 चित्र थे वो अपने पास रख लिया। और फिर कहते हैं टॉमस रो पहचान नहीं पाया ये उसके चित्र हैं या मुग़लों के द्वारा बनाए हुए चित्र हैं, मुग़ल दरबार के चित्र हैं। इतने बड़े बड़े चित्रकार जहांगीर के दरबार में रहते थे। जहांगीर तो कहता था कि कोई भी आप चित्र ले आइए मेरे सामने, मैं बता दूंगा। अगर उसमें 20 चित्रकारों ने काम किया है तो मैं ये भी बता दूंगा इसकी आँख किसने बनाई है, इसकी भौं किसने बनाई है, इसका हाथ किसने बनाया है, इसकी नाक किसने बनाई है, मैं एक एक चीज़ बता दूंगा। इतना बड़ा आर्ट का जो एक्सपर्ट है वो जहांगीर। और कभी अगर ये आपसे सवाल पूछे कि चश्मा लगाकर कौन सा मुग़ल बादशाह शासन किया करता था, तो आप जो ध्यान रखेंगे चश्मा लगा करके जो शासन, कभी कभी कहते हैं जब न्याय या दरबार लगाता था तो जहांगीर चश्मा लगा के बैठा करता था। तो चश्मा लगाकर जो शासन करने वाला शासक है वो जहांगीर है। लाल बग्घी से कौन चला करता था, तो लाल बग्घी से चलने वाला जो मुग़ल बादशाह है वो जहांगीर है। फिर
1613 में जब सूरत में फैक्ट्री उनकी प्रथम स्थायी बन गई तो 1623 तक कहते हैं सूरत के अलावा वो भड़ौच में अपनी बस्ती बना लेते हैं, बड़ौदा में अपनी बस्ती बना लेते हैं और खंभात में, अहमदाबाद और आगरा, इन स्थानों पे 1623 तक अंग्रेज़ों की व्यापारिक कोठियाँ स्थापित हो जाती हैं। और इस सारी व्यापारिक कोठियाँ आगरा, अहमदाबाद, खंभात, बड़ौदा, भड़ौच, इनको सूरत रेजिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। इस सूरत रेजिडेंसी इस सारी बस्तियों का एक प्रकार से उसके अंडर में आ जाती हैं। आगे चल करके हम देखेंगे जब बॉम्बे रेजिडेंसी बन जाएगी तो सूरत रेजिडेंसी को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस सारी जो बस्तियां हैं बड़ौदा, भड़ौच, खंभात, अहमदाबाद, आगरा, ये सूरत रेजिडेंसी के अधीन कर दी जाती हैं। तो इस 1623 तक हमने देखा। अब हम कंपनी का भारत में जो तटीय विस्तार है थोड़ा उसको देख लेते हैं। हमने बताया था कि 1611 में पहला इनका जो है अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में लगा है और 1613 में इनका प्रथम स्थायी इनकी जो फैक्ट्री है वो सूरत में लग रही है। और 1623 तक हमने बताया कि भड़ौच, खंभात, बड़ौदा और अहमदाबाद में इनकी व्यापारिक बस्तियां स्थापित हो जाती हैं। और 1626 में पुलीकट के निकट अरमा गांव में एक इनकी व्यापारिक कोठी स्थापित होती है। तो 1626 तक ये इतनी बस्तियां बसा चुके हैं। और 1628 में हमने बताया था कि ईरान की मदद से वो होर्मुज जलसंधि पर भी कब्जा कर लेते हैं। तो 1628 में एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन कहीं से मिस नहीं होगा, आप इसको देखिए, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1628 में ईरान की मदद से उन्होंने होर्मुज जलसंधि पर भी कब्जा कर लिया था। और 1628 के बाद जब हम 1632 में बढ़ते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोलकुंडा के शासक थे इनको, और गोलकुंडा के उसमें शासक कौन है? अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये कई बुक में लिखा हुआ नहीं मिलता, आप उसको खूब सर्च करेंगे तब जाके ये क्वेश्चन मिलता है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 1632 और गोलकुंडा का शासक ये बार बार पूछा जा चुका है। और अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा तो गोलकुंडा के शासक का नाम पूछेगा कि वो कौन सा गोलकुंडा का शासक था जिसने 1632 में अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान जारी किया था। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। और सुनहरे फरमान में है क्या, आप इसको ध्यान रखें। क्या कहा जा रहा है, इनको छूट क्या दी जा रही है कि 500 वार्षिक पैगोडा उस समय वहाँ की मुद्रा थी तटवर्ती, अर्थात गोलकुंडा की मुद्रा। तो 500 वार्षिक पैगोडा, यहाँ पर पैगोडा लिख देते हैं, पैगोडा के बदले गोलकुंडा के बंदरगाहों से अंग्रेज व्यापार कर सकते हैं। मतलब एक वर्ष में 500 पैगोडा दे दें और बाकी गोलकुंडा के समस्त बंदरगाहों से अंग्रेज बिना कोई शुल्क दिए आराम से व्यापारिक एक प्रकार से एकाधिकार स्थापित कर लें या व्यापार करें आराम से, कोई समस्या नहीं है उनको। तो 1632 का जो सुनहरा फरमान है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कम से कम 20 बार परीक्षाओं पूछा जा चुका है। इसके बाद 1633 में आप देखिए बंगाल में विभिन्न बस्तियाँ स्थापित कर रहे हैं अंग्रेज। बालासोर, हरिपुरा, कासिम बाजार, पटना में इनकी बस्तियां स्थापित हो चुकी हैं। ये सारी बस्तियां इनकी वेस्ट बंगाल में हैं। कभी अगर यही क्वेश्चन दे दे कि बालासोर, हरिपुरा, कासिम बाजार ये ब्रिटिश द्वारा स्थापित कंपनियां थीं, ये किस प्रदेश में स्थित थीं, तो आप वेस्ट बंगाल या बंगाल आप जो है हमेशा इसका आंसर करेंगे। तो ये हमने एक डिटेल से देखा है क्रम वाइज, हम क्रम वाइज एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद 1633 के बाद जो अगला घटनाक्रम होगा, जो अगला इनका विकास होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक बार हम इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 1604 में जेम्स प्रथम ने, जो कि इंग्लैंड का राजा था, उसकी अनुमति पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो है प्रार्थना पर राजा जेम्स प्रथम ने अपना एक जो है दूत भेजा, और उस दूत के साथ एक पत्र तैयार करके भेजा है। और दूत कौन है? कैप्टन हॉकिंस है, और उसके साथ विलियम फिच नामक एक पादरी भी आ रहा है। और हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आया है। और 1608 में वो सूरत पहुंचता है, और वहाँ पर सूरत से बाद वो आगरा पहुंच जाता है। वो आगरा मुग़लों की राजधानी थी उस समय, और आगरा में मुग़लों की राज्य की भाषा में उसने, जो कि उस समय मुग़ल बादशाह है अर्थात जहांगीर, उससे बातचीत करता है। और जहांगीर बहुत प्रभावित होता है, और उससे प्रभावित होकर के 400 का मनसबदार बना देता है और फिरंगी खान की उपाधि देता है, तथा उसका विवाह भी एक आर्मेनियाई महिला के साथ करा देता है। और 1611 में हॉकिंस वापस चला जाता है।
और हाकिम्स की अनुमति पर जहांगीर ने कहते हैं उसको व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दी थी व्यापार करने की, किंतु पुर्तगालियों के दबाव में वो अनुमति रद्द कर दी जाती है। और फिर 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों की पहली अस्थायी बस्ती या कारखाना स्थापित किया गया, प्रथम अस्थायी कारखाना। और 1611 में ही ब्रिटिश कमांडर मिडल्टन और सेनापति थॉमस वेस्ट ने जो पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में पराजित किया, और इस पराजय के बाद मुगल दरबार में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती है। और फिर उसी प्रतिष्ठा अर्थात उससे प्रभावित होकर के जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी किया है, और शाही फरमान क्या जारी किया है कि आप सूरत में अपनी व्यापारिक बस्ती स्थापित कर सकते हैं। और इस तरह सूरत अंग्रेजों की प्रथम स्थायी बस्ती या प्रथम व्यापारिक कोठी बन जाएगी। और सूरत जो व्यापारिक कोठी थी या बस्ती थी, उसका नियंत्रक या उसका जो है प्रबंधक कौन था, तो थॉमस एल्डवर्थ, इसको ध्यान रखेंगे। और फिर 1615 में एक अगला दूत आता है जिसे राजा जेम्स प्रथम ने भेजा है, उसका नाम है टॉमस रो। और टॉमस रो के साथ इसका ईसाई गुरु अर्थात इसका गुरु और ईसाई पादरी एडवर्ड टेरी आता है। और एडवर्ड टेरी उसके बाद जहांगीर बहुत सारे उपहार लेकर टॉमस रो बहुत सारे उपहार लेकर के आता है, जिसमें 6 चित्र जेम्स प्रथम के दरबार के रहते हैं, एक लाल बग्घी रहती है और लेंस एक चश्मा रहता है। तो इस तरह 1623 तक सूरत के अलावा भड़ौच, बड़ौदा, खंभात, अहमदाबाद, आगरा में तमाम जगहों पे उसकी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित हो जाती हैं अंग्रेजों की, और सारी बस्तियों को सूरत रेजिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। फिर कंपनी का विस्तार या व्यापारिक विस्तार, तो इनका पूर्वी तट और पश्चिमी तट पे, तो पूर्वी तट पे पहला 1611 मछलीपट्टनम, 1613 में सूरत, और फिर 1623 में भड़ौच, खंभात, बड़ौदा, अहमदाबाद में व्यापारिक कोठियाँ, और 1626 में पुरी कट के निकट या आंध्र प्रदेश में है, और अरमा गांव में इनकी एक बस्ती स्थापित हो जाती है। इसके बाद हमने कहा था 1628 में ये ईरान की मदद से होर्मुज जल संधि पर कब्जा कर लेते हैं, और 1632 में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह से इनको एक सुनहरा फरमान प्राप्त होता है, और सुनहरे फरमान के अंतर्गत इनको 500 रुपये वार्षिक पैगोडा के बदले गोलकुंडा के बंदरगाहों से इनको व्यापार की अनुमति मिल जाती है। और फिर 1633 तक अंग्रेजों ने बंगाल में भी विभिन्न बस्तियां स्थापित कर ली थी, जिनमें बालासोर है, हरिपुरा है, कासिम बाजार है, पटना है, इनमें तमाम जगहों पे अपनी बस्तियां स्थापित करते हैं। आप इसको देखिए, नोट डाउन करिए, बार बार रिवीजन करिए, और कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। अब लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।